नमस्ते और स्वागत है। क्या कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं, अरे हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? चलिए आज इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर इस यूनिवर्स में सब कुछ बना किससे है। और यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ढूंढना साइंस की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। और आज हम सब मिलकर उसी कहानी का हिस्सा बनेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सबसे छोटे अविभाज्य कण आखिर हैं क्या। फिर देखेंगे कि ये आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसके बाद डाल्टन के उस पहले मॉडल पर नजर डालेंगे, केमिस्ट्री की एबीसीडी सीखेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि इन नन्हे मुन्ने कणों को गिना और तौला कैसे जाता है। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सफर शुरू होता है सबसे सबसे छोटी चीज से, जिसे हम कहते हैं एटम। समझ लीजिए, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी कायनात टिकी है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। अब जानते हैं, सदियों पहले हमारे भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु की बात की थी। मतलब एक ऐसा कण जिससे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। और मजे की बात यह है कि लगभग उसी दौर में प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इसे एटोमोस कहा, जिसका मतलब भी यही था, जिसे काटा ना जा सके। ये सब तब फिलॉसफी थी, पर इसने आने वाले साइंस के लिए एक जमीन तैयार कर दी। तो सवाल ये है कि आज के दौर में हम एटम को कैसे समझते हैं। सीधी सी बात है, ये किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो मैटर का, कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही दुनिया की हर चीज इन छोटे छोटे एटम्स से बनी है। और हां, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। अब देखिए, ये एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते। ये तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जुड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं। पर ये सब होता कैसे है? क्या कोई नियम कानून है इनके? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और अब हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं। पहला नियम तो बहुत ही सिंपल और सीधा है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब बस इतना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास यानी द्रव्यमान न तो पैदा होता है और न ही खत्म होता है। वो कहीं गायब नहीं होता, बस अपनी शक्ल बदल लेता है, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, रिएक्शन शुरू करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, उनका कुल वजन रिएक्शन के बाद बनने वाले नए पदार्थों यानी प्रोडक्ट्स के कुल वजन के एकदम बराबर होता है। तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर रहेंगे, कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। यह थोड़ा सा ट्रिकी है, पर उतना ही जरूरी भी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये नियम कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा मास के हिसाब से एक फिक्स्ड रेशियो में ही होते हैं। बिल्कुल एक अच्छी रेसिपी की तरह, जिसमें हर चीज की मात्रा तय होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पानी, H2O। अब आप पानी कहीं से भी ले आइए, चाहे नदी से या बारिश का पानी हो या फिर अपनी लैब में बनाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये कभी नहीं बदलता। और यही तो इस नियम की खासियत है। तो हमारे पास अब ये दो नियम तो थे, लेकिन इन नियमों को एक साथ बांधने वाली, इन्हें समझाने वाली एक बड़ी थ्योरी की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। उन्होंने ही दुनिया के सामने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी रखी। डाल्टन की थ्योरी कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार बातों पर टिकी थी। उन्होंने कहा, पहली बात, हर चीज एटम से बनी है। दूसरी बात, ये एटम्स इनडिविजिबल हैं, मतलब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। तीसरी बात, एक एलिमेंट के सारे एटम्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं हर मामले में। और चौथी बात, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। उस जमाने के हिसाब से ये सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। लेकिन साइंस की यही तो खूबसूरती है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। बाद की खोजों से पता चला कि डाल्टन 100% सही नहीं थे। अरे एटम को तो तोड़ा जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। और तो और, एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास भी अलग अलग हो सकता है, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। यह दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक थियरीज भी समय के साथ बेहतर होती जाती हैं। तो चलिए, अब हम एटम्स और उनके काम करने के तरीके को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। पर सवाल यह है कि साइंटिस्ट इनके बारे में आपस में बात कैसे करते हैं, इन्हें लिखते कैसे हैं।
भाई इसके लिए उन्होंने अपनी एक पूरी भाषा ही बना ली है। और इस भाषा का एक बहुत ही ज़रूरी शब्द है वैलेंसी। हिंदी में कहें तो संयोजकता। ये कुछ नहीं, बस ये बताता है कि किसी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट्स के कितने एटम्स के साथ हाथ मिला सकता है या जुड़ सकता है। एक तरह से ये उसकी कंबाइनिंग पावर है। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है कुछ कॉमन एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी के लिए। देखिए, जैसे सोडियम Na की वैलेंसी 1 है, वही मैग्नीशियम Mg की 2। ये छोटी छोटी बातें ही आगे केमिकल फॉर्मूला बनाने में हमारी मदद करती हैं। और ये रहा वो तरीका जिससे हम फॉर्मूला बनाते हैं। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बहुत आसान है। देखिए, पहले एलिमेंट्स के सिंबल लिखिए, फिर उनके नीचे उनकी वैलेंसी, और बस वैलेंसी को तिरछे में यानी क्रिस क्रॉस कर दीजिए। जैसे यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg की वैलेंसी 2 चली गई Cl के पास और Cl की 1 आ गई Mg के पास, बन गया MgCl2। है ना सिंपल? ठीक है, तो हमने केमिस्ट्री की भाषा तो सीख ली। अब थोड़ा हिसाब किताब की बात करते हैं। सवाल ये है कि हम इन इतने इतने छोटे पार्टिकल्स को आखिर तौलते और गिनते कैसे हैं? अच्छा, किसी मॉलिक्यूल का वजन निकालना तो फिर भी आसान है। आपको बस उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को आपस में जोड़ देना है। इसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और इसे मापते हैं यू नाम की एक यूनिट में। लेकिन असली मुश्किल गिनती करने में है। वजन तो कर लिया, पर गिने कैसे? एटम्स इतने ज्यादा छोटे और इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि उन्हें एक एक करके गिनना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर केमिस्ट्स करते क्या हैं? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 6.022 इंटू 10⁻23। जरा सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। 6 के बाद 23 जीरो। ये बहुत बहुत ही बड़ा नंबर है। और इसी जादुई नंबर को कहते हैं द मोल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, जिसका मतलब हमेशा 12 होता है। चाहे 1 दर्जन केले हों या अंडे, होंगे तो 12 ही। ठीक वैसे ही किसी भी चीज का 1 मोल मतलब उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये केमिस्ट की अपनी दर्जन है एक तरह से। तो आज हमने एटम्स की दुनिया से लेकर मोल के हिसाब किताब तक का एक लंबा सफर तय किया। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल के साथ आप सबको छोड़ना चाहूंगा। सोचिए जरा, अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि एक एटम का 99.9% हिस्सा सिर्फ खाली जगह है, तो फिर कोई भी चीज हमें ठोस यानी सॉलिड क्यों महसूस होती है?